हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स बाय डीके बुरिया की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है कि समांतर प्लेट जो संधारित्र है उसके प्लेटों के मध्य यदि हम अलग अलग मोटाई की अलग अलग पेराविद्युत पदार्थ रख दें तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आज हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो इससे पहले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में हम जान लेते हैं कि यदि कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, अलग अलग केस हमने देखे कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी इस प्लेट पर प्लस चार्ज है और इस प्लेट पर इस पर नेगेटिव चार्ज है। प्लेटों का क्षेत्रफल ए है एंड प्लेटों की मध्य की दूरी डी है और इसके अंदर निर्वात है। निर्वात यहाँ इसके अंदर हवा है, इस वाले भाग में या तो निर्वात है या हम कह सकते हैं हवा है। तो इस समय इसकी धारिता का हमारे पास जो फॉर्मूला आया था उसको हम लिखते हैं C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हमारे पास फॉर्मूला आया। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र जब उसकी प्लेटों के मध्य निर्वात है तो होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, A प्लेटों का क्षेत्रफल है और D प्लेटों के मध्य की दूरी है। दूसरा केस देखिए, यदि प्लेटों के मध्य ये समांतर प्लेट संधारित्र था और इसकी प्लेटों के मध्य संपूर्ण भाग में हमने एप्सिलॉन r पैराविद्युतांक वाला एक पैराविद्युत पदार्थ रख दिया संपूर्ण में, यहां से लेकर यहां तक। तो इसकी धारिता का हमारे पास फॉर्मूला आया था दूसरा CM। मीडियम में जो धारिता आई थी वो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A अपॉन D का फॉर्मूला है, यानी हम कह सकते हैं CM इक्वल्स टू एप्सिलॉन r C। ठीक है, यानी एप्सिलॉन r पैराविद्युत वाला पैराविद्युत पदार्थ इसकी प्लेटों के मध्य पूर्णतः भरा हुआ है, हवा बिल्कुल भी नहीं है, तो इसकी धारिता एप्सिलॉन r गुना बढ़ जाएगी। ठीक है। तीसरा हमने केस देखा कि अगर ये समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है और इसकी प्लेटों के मध्य हमने एक एप्सिलॉन r पैराविद्युतांक वाला पैराविद्युत पदार्थ रख दिया जिसकी मोटाई कितनी थी t और प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है d, तो t है लेस देन d, t है लेस देन d। तो इस समय हमारे पास धारिता का जो फॉर्मूला आया था CM वो हमारे पास आया था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T और 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R, ये वाला फॉर्मूला आ रहा था। तो ये तीन केस हमने डिस्कस कर लिए थे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब अंदर का प्लेटों के मध्य का भाग पूरी तरीके से खाली यानी हवा है तो धारिता हमारे पास ये मिलेगी। जब संपूर्ण भाग पैराविद्युत पदार्थ से भरा हुआ है तो हमारे पास धारिता ये मिलेगी, और जब आंशिक रूप से भरा हुआ है यानी T मोटाई का पैराविद्युत पदार्थ रख दिया और प्लेटों के मध्य हवा भी है तो उस समय धारिता का हमारे पास ये फॉर्मूला आया था। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमें उस कंडीशन में याद करनी है जब प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न मोटाई के अलग अलग मोटाई के अलग अलग पैराविद्युत पदार्थ रख दे तो हमारे पास धारिता का क्या सूत्र बनने वाला है। ओके, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए और वीडियो को पूरा देखें एंड अपने अच्छे से नोट्स बनाए, और जितने भी मैंने वीडियो जारी कर दी है उनका एक सीक्वेंस है तो सभी सीक्वेंस से आप देखिए, क्योंकि हमारा प्रयास है सभी स्टूडेंट्स तक निःशुल्क फिजिक्स को पहुंचाना और आप उसमें सहयोग करें ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये पहुंचे और आप भी अच्छी तरह से अपने नोट्स बनाते हुए इन वीडियो को अच्छी तरह से समझिए। ओके, तो आज की वीडियो को हम समझते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि आज हम किस प्रकार से इसकी धारिता हम ज्ञात करने वाले हैं। तो धारिता ज्ञात करने के लिए हमने तीन ये कंडीशन अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो आज उसी कॉन्सेप्ट पर चलने वाला है। तो प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस में कहीं कोई अलग चीज नहीं आने वाली है, सेम वैसा का वैसा प्रोसेस रहने वाला है। ओके, तो हम करते हैं एक समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं।
ये एक समांतर प्लेट संधारित्र हमने लिया है, ये एक समांतर प्लेट है, संधारित्र है, ठीक है। इसकी प्लेट पर प्लस आवेश है, ये आप ध्यान रखेंगे। संधारित्र की एक प्लेट पर जितना प्लस आवेश है, दूसरी प्लेट पर अंदर वाले भाग पर उतना ही क्या आएगा, नेगेटिव आवेश आएगा। ये हमें ध्यान में रखना है कि संधारित्र तभी हो पाएगा, अदरवाइज संधारित्र हमें नहीं कहेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसकी प्लेटों के मध्य अलग अलग मोटाई के पेरा विद्युत पदार्थ रखते हैं। इसकी प्लेटों के मध्य एक सपोज हमने ये ले लिया, एक पेरा विद्युत पदार्थ ले लिया, ठीक है। इसकी हम ठीक है, इसकी मोटाई यहां से यहां तक कितनी है, T1 मोटाई का पेरा विद्युत पदार्थ ले लिया, और इसका जो पेरा विद्युतांक है वो कितना ले लिया, एप्सिलॉन R1, ठीक है, रख दिया। दूसरा, इसके पास एक दूसरा रख दिया, इसके पास एक दूसरा रख दिया इस प्रकार से, जिसकी मोटाई कितनी हो गई, T2 मोटाई हो गई, और इसका पेरा विद्युतांक हो गया एप्सिलॉन R2 हो गया, ठीक है। एक अंदर तीसरा और रख दिया हमने, एक तीसरा और रख दिया, ठीक, इस प्रकार का। तो देख सकते हैं इस प्रकार से, जिसकी मोटाई यहां से यहां तक की जो मोटाई हो कितनी हो गई, T3 हो गई। इसका पेरा विद्युतांक होगा वो एप्सिलॉन R3 हो गया, ठीक है। एक अनोदर हम और रख देते हैं, ऐसे बीच में डैश डैश करके, और लास्ट का एक ले जाते हैं, ये वाला। लास्ट वाला ये आपका रखा हुआ है, ठीक है, जिसकी मोटाई कितनी है, Tn, इसकी मोटाई है Tn, और इसका पेरा विद्युतांक हो गया एप्सिलॉन Rn, ओके। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है आपकी, टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है। तो आज का केस ये रहने वाला है, आज का केस हमारा ये रहने वाला है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसकी प्लेटों के मध्य हमने अलग अलग मोटाई के अलग अलग पेरा विद्युत पदार्थ रखे हैं, जिनकी मोटाई भी अलग है और जिनकी पेरा विद्युतांक भी क्या है, अलग अलग है। यहां जो पेरा विद्युतांक पदार्थ रखा हुआ उसकी मोटाई T1 है और उसका पेरा विद्युतांक एप्सिलॉन R है। यहां जो पेरा विद्युत पदार्थ रखा है उसका पेरा विद्युतांक एप्सिलॉन R2 है और इसकी मोटाई कितना है, T2 है। इसकी मोटाई T3 है और इसका पेरा विद्युतांक एप्सिलॉन R3 है। ऐसे ही बीच में जो डैश डैश और भी रखे हुए हैं, ठीक है, जिनकी पेरा विद्युतांक यहाँ डैश डैश में रखे कि यहाँ पर बहुत सारे हैं जो आपको इसको दिख रहे हैं, और लास्ट में हमने रख दिया एक Tn मोटाई का, ये हो गया, ओके। अब इसकी धारिता का क्या सूत्र बनेगा, इसकी धारिता क्या आएगी उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा पहला वर्क है कि सबसे पहले हम E निकालें, विद्युत क्षेत्र निकालें। विद्युत क्षेत्र से हम क्या निकालें, विभवांतर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा तो यहां से प्लेटों के मध्य विभवांतर आएगा, विभवांतर आएगा तो विभवांतर से हमारे पास धारिता का सूत्र है। पहला स्टेप क्या है, E निकालो, E निकालना। दूसरा स्टेप क्या है, E से हम क्या निकालेंगे, V निकालेंगे। और तीसरा स्टेप क्या है, V से हम क्या निकालेंगे, C निकालेंगे। तो ये प्रोसेस हमें करना है, ओके। तो इस प्रोसेस को हम करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि इसमें हमने क्या किया। तो देखिए, निम्न चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र, निम्न चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र दर्शाया गया है, जिसकी
प्लेटों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल A तथा प्लेटों के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी, प्लेटों के मध्य की दूरी D है। ठीक है। इस संधारित्र की, इस संधारित्र की प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य T1 T2, प्लेटों के मध्य T1 T2 T3 डैश डैश Tn मोटाई के n पेराविद्युत पदार्थ, इस संधारित्र की प्लेटों के मध्य T1 T2 T3 डैश डैश Tn मोटाई के n पेराविद्युत पदार्थ जिनके पराविद्युतांक, जिनके पराविद्युतांक क्रमशः है, यहां लिखे हुए जिनके पराविद्युतांक क्रमशः है एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 डैश डैश एप्सिलॉन Rn है। इस संधारित्र की प्लेटों के मध्य T1 T2 T3 Tn मोटाई के n पराविद्युत पदार्थ जिनके पराविद्युतांक क्रमशः एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 डैश डैश एप्सिलॉन Rn है, प्लेटों के मध्य रखे हुए हैं, प्लेटों के मध्य चित्रानुसार रखे हुए, प्लेटों के मध्य चित्रानुसार रखे हुए हैं। ठीक है। अब यहां तक हो गया। अब हमारा मुख्य कार्य है कि प्लेटों के मध्य हवा की दूरी कितनी होगी, प्लेटों के मध्य हवा के स्थान, हवा की दूरी कितनी, या प्लेटों के मध्य हवा कितने स्थान पर है। तो देखिए प्लेटों के मध्य हवा की दूरी, प्लेटों के मध्य हवा की दूरी कितनी, टोटल दूरी कितनी है d माइनस टोटल दूरी कितनी है d। अगर प्लेटों के मध्य हवा है, यदि प्लेटों के मध्य हवा है, यदि प्लेटों के मध्य हवा अगर है, स्पेस बचा हुआ है, तो उस हवा की दूरी कितनी होगी, प्लेटों के मध्य हवा की दूरी लिख देते हैं। तो d माइनस कितना आएगा, इन सभी मोटाइयों को माइनस कर दे, तो d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस प्लस Tn। ठीक है, ये चलता जाएगा। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस प्लस Tn, इतना इसमें डिस्टेंस आएगा, हवा का डिस्टेंस इतना होगा। अब हवा का डिस्टेंस इतना है तो हवा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, हवा में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हम लिखी, क्योंकि हवा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब तीव्रता अगर हवा है, यहां पर भी हवा बची हुई है, यहां पर भी हवा बची हुई है, तो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, प्लस इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए हवा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के मध्य हवा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के मध्य हवा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम ई नोट कहें। तो ई नोट बराबर क्या आएगा, हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, हवा में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए, एप्सिलॉन नोट ए, दिस इज समीकरण नंबर 1, क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, जिसको क्यों आवेश दिया गया है, इसका क्षेत्रफल ए है, ये हम पहले ही लिख चुके हैं। ओके, तो इतना नोट करो। इसके पश्चात देखिए
हम यहाँ लिखते हैं कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना आया, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना आया, इसके अंदर कितना आया और इसके अंदर कितना आया, ये हम यहां से फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसको हम रफ कर देते, इसको नोट कर लिया आप अच्छे से। तो प्लेटों के मध्य हवा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। अब हम लिखेंगे पेरा विद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पेरा विद्युत जो माध्यम है उनमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी। विभिन्न पेरा विद्युत पदार्थ में, विभिन्न पेरा विद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, विभिन्न पेरा विद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कितनी आएगी। अगर E1 लेंगे, फर्स्ट माध्यम लिखें E1, तो हम जानते हैं ये E नोट अपसाइलॉन R1, E नोट अपॉन अपसाइलॉन R1 आएगा। E2 बराबर क्या आएगा, E नोट अपॉन अपसाइलॉन R2 आएगा। ठीक है, E3 लिखेंगे तो क्या आएगा, E नोट अपॉन अपसाइलॉन R3 आएगा। एंड डेस En बराबर क्या आएगा, E नोट अपॉन अपसाइलॉन Rn। दिस इज द इक्वेशन नंबर, होल इक्वेशन नंबर हम लिख देते हैं। होल इक्वेशन नंबर कितना आ गया, 1, दिस इज द 2। क्लियर हुआ। हमने क्या किया, प्लेटों के मध्य जो हवा थी उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है। अब जो पेरा विद्युत पदार्थ है इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी, इसके अंदर E2 होगी, इसके अंदर E3 होगी, इसके अंदर क्या डैश डैश En होगी। तो E1 का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं, यहां से मैं लिख देता, चूंकि E बराबर होता है, E बराबर होता है E, यानी उस माध्यम में जो तीव्रता आती है वो क्या आएगा, निर्वात में तीव्रता अपॉन उस माध्यम का पेराविद्युतांक। उस माध्यम में जो तीव्रता है, उस माध्यम में तीव्रता यानी EM लिखना चाह रहे, EM उस माध्यम में जो तीव्रता आएगी वो निर्वात में तीव्रता अपॉन उस माध्यम का पेराविद्युतांक का जो अनुपात आता है वो उस माध्यम में क्या आता है, तीव्रता के बराबर आता है। ओके, तो यहां से हमारे पास ये चीज आ गई। ठीक है, अब हम अगर प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र यह आ गया तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण से प्लेटों के मध्य क्या उत्पन्न हो गया, विभवांतर उत्पन्न हो गया। तो यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर V है, यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर V है, प्रभावी विभवांतर ये, तो देखिए इसकी वैल्यू की प्लेटों के मध्य विभवांतर V है तो इसका मान कितना आएगा, तो इसको हम देखते हैं। ओके, यदि प्लेटों के मध्य प्रभावी यदि प्लेटों के मध्य प्रभावी विभवांतर V है, तो यदि प्लेटों के मध्य प्रभावी विभवांतर V है तो देखिए क्या आएगा, विभवांतर बराबर विभवांतर बराबर क्या होता है, हम जानते हैं विभवांतर बराबर क्या होगा, वायु में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विभवांतर बराबर वायु में विद्युत क्षेत्र इंटू वायु की दूरी इंटू प्लेटों के मध्य वायु की दूरी। वायु में विद्युत क्षेत्र इंटू प्लेटों के मध्य वायु की दूरी, वायु की दूरी आएगा, प्लस विभिन्न पैराविद्युत माध्यम में तीव्रता, विभिन्न पैराविद्युत माध्यम में तीव्रता इंटू मोटाई इंटू पैराविद्युत पदार्थ की मोटाई। ओके, समझ में आया कि विभवांतर का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र इंटू डिस्टेंस। तो वायु में विद्युत क्षेत्र कितना क्रिएट हुआ, ये वायु थी, यहां वायु थी, यहां वायु है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र कितना क्रिएट हुआ, वो E0 हुआ,
और वायु की दूरी कितनी है, प्लेटों के मध्य वायु की दूरी कितनी है, प्लस विभिन्न पेराविद्युत माध्यम में तीव्रता, इसमें कितनी, इसमें कितनी, इनटू उनकी मोटाई। तो यहां पर देखिए क्या आने वाला है, हम क्या लिखने वाले हैं, V बराबर आएगा E नोट। वायु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नोट है, एंड वायु की दूरी कितनी है, हमने निकाली थी दूरी, क्या निकाली थी, D माइनस, और D माइनस क्या है थी, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, ये हमारे पास आने वाली। तो ये हो गया क्लियर। प्लस क्या आने वाला है, प्लस क्या आने वाला है, प्लस क्या, विभिन्न पेराविद्युत माध्यम में तीव्रता। तो पहला पेराविद्युत माध्यम है तो इसमें तीव्रता E1, और इसकी मोटाई कितनी है, T1, A इंटू T1 प्लस E2 इंटू T2 प्लस E3 इंटू T3 प्लस En इंटू Tn। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हुआ, समझ में आया, ये चीजें समझ में आई आपकी कि अलग अलग पेराविद्युत माध्यम में तीव्रता इंटू उनकी डिस्टेंस का ये जो रेशियो आएगा उसको हम ये लिखेंगे। ओके, अब वैल्यू पुट कर दो किसकी, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से E नोट, E1, E2, E3, En का मान रखने पर इन सब का आप मान रखेंगे, और इन सब का मान रखेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आने वाला है वो देखिए। तो इसको नोट करो, यानी ये वैल्यू E1 की जगह ये रखेंगे, E2 की जगह ये रखेंगे, E3 की जगह ये रखेंगे, En की जगह ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 3 से। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसको आप अच्छे से लिख लेना ताकि हमारी आगे की कैलकुलेशन को हम समझ सके। आगे की कैलकुलेशन हमारी क्या बनने वाली है। ओके, तो देखिए आगे की कैलकुलेशन में हमारे पास क्या आने वाला, V इक्वल्स टू E नोट। E नोट हमारे पास क्या था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A था, इनटू में क्या आ रहा है, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, ये आने वाला प्लस देखिए E1 की वैल्यू क्या थी, E नोट अपॉन एप्सिलॉन R1 मल्टीप्लाई में क्या है, T1 प्लस E नोट अपॉन, ओके इसको हम यहां पर ये रख दो, E नोट रख दो, ताकि क्योंकि E नोट सब में आ रहा है तो कॉमन आ जाएगा हमारे पास। दिस इज द E नोट। ओके, तो E नोट अपॉन एप्सिलॉन R2 T2 प्लस E नोट अपॉन एप्सिलॉन R3 T3 प्लस प्लस E नोट अपॉन एप्सिलॉन Rn और Tn, ये आ गया टोटल। अब आगे देखिए क्या होने वाला है, E नोट कॉमन आ रहा, तो E नोट को आप निकाल लीजिए। तो E नोट आपका कॉमन आ गया, क्या बचने वाला है, यहां पर तो बचने वाला D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, ठीक है, ये बचा, प्लस यहां पर क्या बच गया, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 एंड प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। हुआ क्लियर, ये चीज हमारे पास है बस। और एप्सिलॉन और E नोट की वैल्यू रख दीजिए, E नोट की वैल्यू रख दीजिए यहां, V बराबर E नोट बराबर है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A।
तो हमारे पास आ जाएगा डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn। देखते रहना, चेक करते रहना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली हो। प्लस क्या आने वाला है, T1 अपॉन अपसाइलॉन R1 प्लस T2 अपॉन अपसाइलॉन R2 प्लस T3 अपॉन अपसाइलॉन R3 प्लस Tn अपॉन अपसाइलॉन Rn। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 आ गया, यानी v की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। v की वैल्यू से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, संधारित्र की धारिता का सूत्र हमारे पास। देखिए, अतः संधारित्र की धारिता, अतः संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V से, यह आपका समीकरण 6 होगा। तो संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V से, तो इसके अंदर आप V की जो वैल्यू निकाली है, इस V की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि जब प्लेटों के मध्य अलग अलग मोटाई का पेराविद्युत पदार्थ रख दिया तो संधारित्र की धारिता क्या बनने वाली है। ओके, तो इसको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, समीकरण 5 और 6 का यूज करने वाले हैं। तो ऊपर वाले को मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट करते जाना साथ, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर अपने अक्षरों में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, समीकरण 5 व 6 से क्या आने वाला है, समीकरण 5 व 6 से, 5 व 6 से क्या आएगा, C बराबर Q अपॉन, ठीक है, ये नीचे आने वाला है, तो Q अपॉन अपसाइलॉन नॉट A, अंदर आपका आने वाला है D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn लिख रहा हूं मैं। ओके, और प्लस आपका आ जाएगा T1 अपसाइलॉन R1 प्लस T2 अपसाइलॉन R2 प्लस T3 अपसाइलॉन R3 एंड प्लस Tn अपॉन अपसाइलॉन Rn। ठीक है, ये चीज इसके अंदर आ गई है। अब देख, Q से Q आपका कैंसिल आउट हो गया, यहां C बराबर, इसको नीचे वालों को हटा देता हूं, समीकरण नंबर ये हो गया हमारा 6 आ गया है। तो देखिए, अब क्या आएगा, अपसाइलॉन नॉट A ऊपर जाएगा, अपसाइलॉन नॉट A अपॉन, नीचे आपके पास आ गया D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, ठीक है, प्लस यहां पर आ गया T1 अपॉन अपसाइलॉन R1 प्लस T2 अपॉन अपसाइलॉन R2 प्लस T3 अपॉन अपसाइलॉन R3 एंड प्लस Tn अपॉन अपसाइलॉन Rn। ये तो ये हमारे पास आ गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7, ये चीज हमारी आ गई है। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिए कि जो हमारे पास रिजल्ट एक तो ये आया है, इक्वेशन नंबर 7 आया है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कब आई है, जब प्लेटों के मध्य अलग अलग मोटाई के पेराविद्युत पदार्थ रखे हुए, जब प्लेटों के मध्य अलग अलग मोटाई के पेराविद्युत पदार्थ रखे हुए हैं, तो उस समय समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का हमारे पास ये फॉर्मूला आया है। ओके, इसमें हम कुछ और करते हैं, ये कब है, जब प्लेटों के मध्य हवा है, जब हमारी प्लेटों के मध्य हवा, तब ये चीज आ रही है। ओके, इसमें एक कंडीशन हम लगा दें कि यदि हम कह दें, यदि, ध्यान रखना, यदि D बराबर, ध्यान रखना, यदि D बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, समझ में आया, यानी जितना D है वो किसके बराबर है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn के बराबर 1/2 है। इसका मतलब हुआ कि प्लेटों के मध्य हवा है ही नहीं,
प्लेटों के मध्य संपूर्ण भाग इन पेराविद्युत पदार्थों से भरा हुआ है। तो क्या होगा, अर्थात प्लेटों के मध्य हवा नहीं है, हवा के स्थान रिक्त नहीं है, अर्थात प्लेटों के मध्य हवा के स्थान रिक्त नहीं है, ये हवा नहीं है। यह प्लेटों के मध्य हवा के लिए स्थान रिक्त नहीं है, रिक्त नहीं है। तो देखिए, तो धारिता का फॉर्मूला क्या बनेगा, C बराबर, उसमें देखिए C बराबर, अब ये इसके बराबर हो गया तो जीरो हो गया, क्योंकि D और ये पूरा का पूरा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, तो ये जीरो हो गया। तो C बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये हमारे पास रिजल्ट आने वाला है, ये हमारे पास रिजल्ट आने वाला इक्वेशन नंबर 8 कि प्लेटों के मध्य हवा बिल्कुल भी नहीं है, प्लेटों के मध्य हवा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस स्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होने वाली है, उसको हम इस फॉर्मूले के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं कि C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1। T1 क्या है, प्रथम जो पेराविद्युत पदार्थ है उसकी मोटाई, एप्सिलॉन R1 क्या है, उसका पेराविद्युतांक। क्लियर, यानी एप्सिलॉन नॉट A उसको डिवाइड करो T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 एंड सो ऑन, उसे डिवाइड करते जाओ तो आपके पास उसकी धारिता आ जाएगी। क्लियर, अब देखिए आगे और इसकी विशेष कंडीशंस क्या निकलती है। मेरी रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। इस रिजल्ट को, ये जब प्लेटों के मध्य हवा है, जब ये प्लेटों के मध्य हवा, तब इक्वेशन नंबर 7 यूज करेंगे। और जब प्लेटों के मध्य हवा के स्थान नहीं है, संपूर्ण भाग अलग अलग मोटाई के पेराविद्युत पदार्थ से भर दिया गया, तो उसकी धारिता के लिए वाला फॉर्मूला हमारे पास आने वाला है। तो समीकरण 7 और समीकरण 8 आपको याद रखने वाले हैं। ओके, अगला देखिए, यदि प्लेटों के मध्य अलग अलग मोटाई के पेराविद्युत पदार्थ रख, समान मोटाई की स्थिति लिखते हैं। स्थिति क्या बनती है, स्थिति फर्स्ट, यदि प्लेटों के मध्य समान मोटाई, यदि प्लेटों के मध्य समान मोटाई के विभिन्न पेराविद्युत पदार्थ रखे हो, तो यदि प्लेटों के मध्य समान मोटाई के विभिन्न पेराविद्युत पदार्थ रखे हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसका मतलब है, अर्थात ये क्या कहना चाह रहा है, T1 बराबर T2 बराबर T3 बराबर डैश डैश Tn बराबर T मान लिया। T1 T2 T3 डैश डैश Tn सबकी मोटाई किसके बराबर होगी, Tn के बराबर होगी। और अगर Tn के बराबर होगी तो इनका टोटल योग कितना आएगा, Nt। इनका टोटल योग किस क्या आएगा, Nt के बराबर होगा। और अगर Nt के बराबर है तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख दे, D अपॉन n, इसके बराबर हो गई, D अपॉन n के बराबर होगी। तो देखिए क्या होने वाला है, इसको मिटा देता हूं। इस स्थिति में क्या चीज बनने वाली है, तो ये स्थिति देखिए, क्योंकि अलग अलग मोटाई की जगह, अलग अलग मोटाई की जगह वहां पर हम एक ही मोटाई यूज कर रहे हैं, अलग अलग मोटाई की जगह हम एक ही मोटाई यूज कर रहे हैं। तो देखिए क्या होने वाला है, उस स्थिति में T1 T2 T3 डैश डैश Tn किसके बराबर हो जाएगा, T के बराबर हो जाएगा। और ये T किसका आएगा, D अपॉन n। टोटल जो डिस्टेंसेस की मोटाई की, एक T की जो वैल्यू होगी D अपॉन n, यानी कितने नंबर ऑफ इसमें पेराविद्युत की पट्टिका रखी हुई है। तो हमारे पास, तो C बराबर, अगर यहां से हम लिखें तो इस T1 T2 T3 Tn किसके बराबर हो गया, T, और T बराबर किसका, D अपॉन n, क्या हो गया,
डी अपॉन एन, तो देखिए क्या आएगा, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए, और यहां पर हम रखें क्योंकि ये हो जाएगा, इसको मैं लिखूं टी, या तो टी कॉमन निकाल लो क्योंकि ये हो जाएगा टी अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r3 प्लस प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन rn, ये होने वाला है। यहां से निकलेगा, इसको मिटा देता हूं, इक्वेशन नंबर 8 को, तो यहां से देखिए क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ये आ जाएगा टी को बाहर निकाल लीजिए, टी को बाहर निकालेंगे तो 1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन r3 एंड प्लस प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन rn। ठीक है, अब देखिए टी बराबर क्या है, डी अपॉन एन, या सी बराबर टी बराबर डी अपॉन एन रखेंगे तो एन ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा एन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और इनटू में आ जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन r3 एंड प्लस प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन rn। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप ध्यान रखें, दिस इज द इक्वेशन नंबर 9। कब, जब प्लेटों के मध्य समान मोटाई की, जब प्लेटों के मध्य समान मोटाई के एन पेरा विद्युत पदार्थ रखे हुए हैं, समान मोटाई के एन पेरा विद्युत पदार्थ रखे हैं, तो उस समय जो धारिता होगी वो आएगा एन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, प्लेटों के मध्य दूरी अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन r3 एंड सो ऑन, ये क्रम ऐसा ही चलता रहेगा। क्लियर, ये तो एन है, क्लियर हुआ, समझ में, इसको नोट कर लेना। अब यदि कहते हैं कि इनके मध्य सिर्फ दो ही है, एक बार हम ये एन का है, इनकी मध्य अगर दो ही रखे हुए हैं जिनकी मोटाई एक समान है और जिनके पेराविद्युतांक एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन r2 है, तो धारिता क्या होगी, तो धारिता क्या होने वाली है, इसको नोट कर लो ताकि दूसरी कंडीशन हम दिखा दें। तो देखिए क्या आने वाला हमारे पास, सेकंड है कि यदि समान मोटाई के दो पैराविद्युत, समान मोटाई के दो पैराविद्युत पदार्थ रखे हैं तो धारिता, समान मोटाई के दो पैराविद्युत पदार्थ रखे हैं तो धारिता, देखिए सी बराबर क्या आएगा, 2 है तो एन की जगह 2 आ जाएगा, एन की जगह 2 आ जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन r2। क्लियर, ये हो गया। इसको आगे और हम सोल्व कर सकते हैं, आगे इसको सोल्व करें, देखिए आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यहां पर आ गया एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2, यहां पर आ जाएगा एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2, या हम लिख सकते हैं c बराबर, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 a अपॉन d एंड एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2। ठीक है, तो ये बन गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 10। अगर प्लेटों के मध्य समान मोटाई के दो पैराविद्युत पदार्थ रखे हुए हैं, प्लेटों के मध्य समान मोटाई के दो पैराविद्युत पदार्थ रखे हुए हैं, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का ये वाला फॉर्मूला हमें काम में लेने वाले। ध्यान रखना इस पोजीशन में, अगर ऐसा रखा हुआ है, इस प्रकार रखा हुआ, इस प्रकार रखे हुए हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला काम में
लेने वाले हैं, जिनकी धारिता इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात की जाएगी। तो ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब प्लेटों के मध्य अलग अलग मोटाई के विभिन्न पेराविद्युत पदार्थ रख दिए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला। सीधा अगर n है समान मोटाई की तो n एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d ब्रैकेट में 1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस 1 एप्सिलॉन r2 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन r3 एंड सो ऑन। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास आने वाला है। ओके, तो ये हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बेस पर हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि हमें और चीजें क्लियर समझ में आती हैं। एक अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। एंड एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, उसको हम करते हैं तो चीजें हमें समझ में आएगी। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य अलग अलग मोटाई के पेराविद्युत पदार्थ जब कुछ नहीं रखते तो धारिता क्या होती है उसका हमने सूत्र स्थापित किया। जब प्लेटों के मध्य हमने संपूर्ण भाग भर दिया पेराविद्युत पदार्थ से तो उसकी धारिता का सूत्र क्या हुआ वो हमने पढ़ा। एंड तीसरा, जब प्लेटों के मध्य अलग अलग मोटाई के पेराविद्युत पदार्थ रखे तो धारिता का क्या सूत्र बना उसको हमने पढ़ा है। तो ये संपूर्ण हमने पढ़ लिया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य यदि पेराविद्युत पदार्थ रखते हैं तो धारिता क्या प्रभाव पड़ेगी, धारिता बढ़ जाएगी। ये तो क्लियर हो गया, धारिता बढ़ जाएगी, क्लियर होगा। उसका अलग अलग फॉर्मूला आता है वो हमने समझ लिया, क्या क्या फॉर्मूला है वो हमें याद रहना चाहिए। ये ध्यान रखें कि जो भी डेरिवेशन होती है उसका लास्ट जो रिजल्ट है एंड उस रिजल्ट का कॉन्सेप्ट क्या है वो हमें समझ में आना चाहिए, वो हमारे माइंड में रहना चाहिए। क्योंकि न्यूमेरिकल हम तभी कर पाएंगे, तभी हम फिजिक्स को अच्छा सा समझ पाएंगे। इसलिए फॉर्मूला शीट अलग से बना लो, हर लेसन की एक अलग फॉर्मूला शीट हो जिसमें हर लेसन के जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं वो उसके अंदर शामिल हो। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र, आपका एग्जाम्पल है, बुक का एग्जाम्पल है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी है, की धारिता सी है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी है, इसकी प्लेटों की मध्य की दूरी डी है, इसकी प्लेटों के मध्य की दूरी डी है, इसकी प्लेटों के मध्य की दूरी डी है। यदि प्लेटों के मध्य, यदि प्लेटों के मध्य 3d/4 दूरी में, 3d/4 दूरी में, यदि प्लेटों के मध्य 3d/4 दूरी में एक एप्सिलॉन r, एक एप्सिलॉन r पेराविद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया जाए, एप्सिलॉन r वाला पराविद्युतांक पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता क्या होगी, तो धारिता क्या होगी, ये आपको इसमें फाइंड आउट करना। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये देखिए एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी इस पर प्लस आवेश है, इस पर माइनस आवेश है। इसकी प्लेटों के मध्य एक पेराविद्युत पदार्थ रख दिया, ये प्लेटों के मध्य एक पेराविद्युत पदार्थ रख दिया, ठीक है। और जिसकी एप्सिलॉन r, जिसका पेराविद्युतांक कितना, एप्सिलॉन r, ठीक है। और उसकी दूरी कितनी है, उसकी दूरी यानी t बराबर, यानी कि t बराबर है 3d/4, कितनी है 3d/4, ये डिस्टेंस 3/d है और ये पूरी डिस्टेंस कितना है d है। और हमें पता है कि t है वो लेस देन d है, ये t है वो d से क्या है, छोटा है। तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो हमें ज्ञात करना है। यानी आपको t दिया हुआ है 3d/4 एंड ये विच इज लेस देन बाई d, ये d से क्या है, छोटा है। क्या याद करना है, इसकी धारिता, यानी इस समय इसकी धारिता
क्या होगी। सूत्र क्या हमारे पास, ये कौन सा आएगा, प्लेटों के मध्य, कौन सा सूत्र आने वाला है, प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ के कारण धारिता, आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ के कारण धारिता। सूत्र क्या, सी एम, और सी एम हमारे पास क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ये वाला हमारे पास है फॉर्मूला। पुट करो टी की जगह 3d/4, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, यहां सी एम इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस कितना आ रहा है 3d/4, 3d/4, और ये क्या आ रहा है 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, इसको हम सोल्व करें तो देखिए सी एम इक्वल्स टू क्या आने वाला है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, यहां पर डी कॉमन आ रहा है, अगर डी कॉमन आ रहा है तो डी को बाहर निकाल लीजिए, डी को बाहर निकालेंगे तो आएगा 1 - 3/4, 1 - 3/4, और ये आ गया 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक, इसको आगे और सोल्व करें तो देखिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और इसको हम सोल्व करें तो देखो इसको 1 - मैं अंदर लेके जा रहा हूं, अंदर लेके चले जाओ, तो 1 - 3/4, 1 - 3/4, माइनस और माइनस है प्लस हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो 3/4 एप्सिलॉन आर, 3/4 एप्सिलॉन आर। आगे देखिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसको आप सोल्व करें, इसको आप सोल्व करें तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एप्सिलॉन आर आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 4 एप्सिलॉन आर, यहां 4 आएगा प्लस माइनस का 3 एप्सिलॉन आर प्लस का 3। ठीक है, 4 एप्सिलॉन आर आ गया, यहाँ पर 1 है तो 4 एप्सिलॉन आर आ गया, 4 से 4 हो गया एप्सिलॉन आर, तो 3 एप्सिलॉन आर आ गया, माइनस का प्लस का 4 एप्सिलॉन आर, तो 3 का 3 ऐसा आएगा, 4 एप्सिलॉन आर माइनस 3 एप्सिलॉन आर क्या आ गया, यहां से हम इसको देखेंगे तो क्या आएगा एप्सिलॉन ए अपॉन डी, एप्सिलॉन ए अपॉन डी कितना आएगा 4 एप्सिलॉन आर माइनस 3 एप्सिलॉन आर, कितना बचेगा एप्सिलॉन आर, तो यहां पर आ जाएगा एप्सिलॉन आर प्लस 3 अपॉन 4 एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब देखिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये क्या लिखा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी है, इसकी धारिता सी, यानी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या है, सी है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या है, सी है। तो इसको हम आगे और लिखें, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको देख लेना, इस वाले पोर्शन को यहां से वाले को इसको रफ करता हूं, इस समझ लिया होगा आपने इस चीज को। और लास्ट में मैं रिजल्ट आपका यहां रख लाऊं, ठीक है, ये ऊपर वाला, यही चीज ऊपर जाने वाली है, यहां रखने वाला हूं, तो सी एम इक्वल्स टू क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये 4 एप्सिलॉन आर ऊपर जाएगा तो इसको मैं लिखूं 4 एप्सिलॉन आर ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा एप्सिलॉन आर प्लस 3, इसको तो ऐसे, दिस इज द सी, या सी एम इक्वल्स टू, ये सी के बराबर आएगा, तो 4 एप्सिलॉन आर प्लस 3 इंटू सी, दिस इज द फाइनल रिजल्ट, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अर्थात धारिता, क्योंकि सी बराबर क्या है, सी बराबर था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, अर्थात अगर ये पदार्थ हमने रखा 3d/4 मोटाई वाला एक पराविद्युत पदार्थ जिसका पराविद्युत एप्सिलॉन आर था, तो धारिता कितनी बढ़ गई 4 एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 3, अर्थात धारिता
4 एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 3 गुना बढ़ जाती है, एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है। तो इसको देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। ओके, तो हमने आज अलग अलग मोटाई के पेराविद्युत पदार्थ रखने पर संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसका क्या रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट को डिराइव किया, उसका एक अच्छा सा फॉर्मूला आया, उसको हमने स्थापित किया, तो उसको समझे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सोल्व किया कि अगर प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से पेराविद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो उसकी धारिता का जो सूत्र होता है ये हमें आना चाहिए। इस फॉर्मूले को हमने यूज करते हुए इसका रिजल्ट निकाला, हमारे पास रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आ गया, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको हमने सोल्व किया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आएगा कि गोलीय संधारित्र क्या। अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा था, समांतर प्लेट संधारित्र था, उसको हमने डिस्कस किया, उसके विभिन्न कॉन्सेप्ट को हमने समझा, उसकी प्लेटों के मध्य हमने अलग अलग पेराविद्युत पदार्थ रखे तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ा उसको हमने समझा। अगला जो हमारा आएगा उसके अंदर हमारा गोलीय संधारित्र क्या होगा, उसकी धारिता का क्या फॉर्मूला आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर संधारित्र को जब सर्किट में ऐड करते हैं तो दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, दो तरीके से उनको सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। एक होता है समांतर श्रेणी और दूसरा होता है श्रेणी क्रम। एक तो होता है समांतर क्रम और दूसरा होता है श्रेणी क्रम। उन दोनों का डिस्कस करेंगे और उसमें धारिता का क्या फॉर्मूला बनने वाला है, क्या सूत्र आने वाला, उसको हम करेंगे चर्चा। तो आगे की चर्चा काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे आने वाले हैं। तो जितना आपको पढ़ा दिया गया है उस वीडियो को पूरा देखें एंड फिर अपने नोट्स बनाएं। कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछिए। और हमारा जो चैनल है, हमारा जो एम है फिजिक्स बाय डीके भूरिया के चैनल के माध्यम से हम सभी स्टूडेंट्स तक, जरूरतमंद विद्यार्थियों तक इस समय की स्थिति को देखते हुए जहां ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल नहीं लग रही हैं, हम ऑनलाइन के माध्यम से उनके पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई बाधित ना हो और वो निःशुल्क फिजिक्स की स्टडी कर सके। तो इसमें आप सभी सहयोग करें, अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, लाइक करें ताकि हम आगे से आगे पहुंच सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।